आ जाइए जल्दी जल्दी। और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हम रिवाइज करेंगे पहले एक बार कि हमने क्या शुरू किया था आपको पढ़ाना। ठीक है, एक बार याद दिला देते हैं। सो हमने रेस्टोरेशन टू न्यू क्लासिकल एज ड्रामा पढ़ना शुरू किया था, जो कि थर्ड लेक्चर है हमारा। इसमें रेस्टोरेशन एज का इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया था। चार्ल्स फर्स्ट क्लासिक, ऑलिवर क्रोमवेल की सरकार, फिर चार्ल्स सेकंड का आना। ठीक है, वो हमने आपको बताया था। रेस्टोरेशन एज के इंट्रोडक्शन में ही हमने रेस्टोरेशन एज के कुछ की फीचर्स पढ़े थे, जैसे कि वहाँ पर कॉमेडी ऑफ मैनर्स का आना, रेस्टोरेशन ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा था, सेक्सुअल थीम्स का फ्रैंकली स्टेजेस के ऊपर आ जाना, हीरोइक ड्रामा और वुमेन प्लेराइट्स का आना। हमने कुछ क्रिटिसिज्म पढ़ा था, ठीक है, जिसमें ब्लेम मायर्स और जेरेमी कॉलियर दो बहुत ही मुख्य नाम थे। फिर हमने रेस्टोरेशन एज के कुछ जाने माने नाम, कुछ रचनाकारों, प्लेराइट्स और राइटर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले हमने जॉर्ज एथरीज को पढ़ा था। फिर जॉर्ज एथरीज के बाद हमने विलियम वेचरली को पढ़ा था। उनके बाद हमने विलियम कॉनग्रीव को पढ़ा था। फिर हमने एफ्रा बेन के बारे में पढ़ा, नाम है, ठीक है, फीमेल प्लेराइट्स। एफ्रा बेन के बाद हमने पढ़ा था जॉन वैनब्रा के बारे में, जो कि एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट भी थे, और उनके कुछ हमने आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस के बारे में पढ़ा था, जैसे कि कासल हावर्ड, ठीक है, और किंग्स वेस्ट हाउस। जॉन वैनब्रा के बाद हमने जॉर्ज फ्रैक्यूफर के बारे में पढ़ा था, उनकी रचनाएं पढ़ी थी। फिर यहाँ से हमने आगे बढ़ना था और आज हम पढ़ेंगे जॉन ड्राइडन। साउंड क्लियर नहीं आ रही है, एक ओके, अभी देखते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। साउंड क्लियर नहीं है। हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून शिवानी, गुड आफ्टरनून रुचिरा। हेलो 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 हेलो। अब भी देखते हैं। हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून शिवानी, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो। माइक चेंज करते हैं। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन। आई थिंक ये माइक ठीक काम कर रहा है, वो माइक ही ख़राब हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, वॉइस ठीक है ना? ये माइक ख़राब हो गया, इसका मतलब हमारा। इसको हटा देते हैं, यही कंफ्यूज करेगा मेरे को।
चलिए भैया, वॉइस का हो गया क्लियर स्टार्टिंग में ही, थैंक गॉड। तो रिवाइज हमने आपको बता दिया कि हमने क्या क्या पढ़ा था, और आज हम यहाँ जॉन ड्राइडन से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, रेस्टोरेशन एज में। हमने आपसे पिछली क्लास में कहा था कि जॉन ड्राइडन मिल्टन के बाद दूसरे सबसे सिग्निफिकेंट और इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं रेस्टोरेशन पीरियड के। सबसे इन्फ्लुएंशियल ऑब्वियसली मिल्टन रहेंगे, लेकिन जॉन ड्राइडन का जो कंट्रीब्यूशन है इस एज में, इट्स बियॉन्ड वर्ड्स, बाय गॉड। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सीन चेंज कर देते हैं, नाउ दैट्स बेटर। अब आपको ज़्यादा बड़ा स्क्रीन नज़र आएगा। सो जॉन ड्राइडन वॉज एन इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश पोएट, एक इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश पोएट थे, प्ले राइट थे। इससे जब हम आपको पोइट्री पढ़ाएंगे ना, पोइट्री सेक्शन चलेगा, जब आपका यूनिट सेकंड चलेगा, वहाँ पर भी जॉन ड्राइडन के बारे में हम पढ़ेंगे। लिटरेरी क्रिटिक थे हु डोमिनेटेड द लिटरेरी सीन ऑफ हिज डे, और उन्होंने अपने ज़माने के लिटरेरी सीन को भाई डोमिनेट किया है इस आदमी ने। बॉर्न अगस्त 19, 1631 पैदा हुए थे ये 19 अगस्त 1631 एल्विंकल नाम की एक जगह पर, जो नॉर्थहैम्पटन शायर में इंग्लैंड में है। ड्राइडन वॉज एजुकेटेड एट वेस्टमिंस्टर स्कूल एंड ट्रिनिटी कॉलेज, वही मिल्टन वाला जो कॉलेज है। तो ड्राइडन जो है वो वेस्टमिंस्टर स्कूल और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़े हैं। ही बिकेम नोन एज द लीडिंग लिटरेरी फिगर ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। ये जाने जाते हैं रेस्टोरेशन पीरियड के लीडिंग फिगर्स में से एक हैं ये। ड्राइडन्स करियर स्पेंट सेवरल जॉनराज, भाई कई जॉनराज में लिखा है इन्होंने, पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, तीनों में महारत हासिल है। हिज वर्क रिफ्लेक्ट्स द चेंजेस इन इंग्लिश सोसाइटी। इनकी जो रचनाएं हैं वो दिखाते हैं जिस तरह से चेंजेस हमारे इंग्लिश सोसाइटी में उस जमाने में हो रहे थे उनको। एंड पॉलिटिक्स फॉलोइंग द रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की, और किस तरह से राजनीति जो रेस्टोरेशन जब हुआ मोनार्की का, उसके बाद से जो बदलाव आए हैं राजनीति में, उनको बहुत अच्छे से खूबसूरती से इनकी रचनाएं दिखाया करती थी। अब कुछ की एस्पेक्ट्स हैं ड्राइडन के लाइफ एंड करियर के, वो पढ़ते हैं। तो जैसे हमने बताया कि जितना बड़ा नाम ये प्ले राइटिंग में है, उतना बड़ा है, उससे बड़ा पोइट्री में भी है आदमी। तो पहले पोइट्री के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं इनका। ड्राइडन्स अर्ली पोइट्री इंक्लूड्स द हीरोइक स्टांजाज। इनकी जो शुरुआती पोइट्री है उसमें एक इनकी रचना है हीरोइक स्टांजाज करके, एक रचना इन्होंने लिखी थी 1658 में, ठीक है। वो बहुत महत्वपूर्ण है भैया, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड द रीज़न वाई वो है क्योंकि ये लिखी थी इन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल की मौत पर। ओलिवर क्रॉमवेल को अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसने चार्ल्स फर्स्ट को मारा, गद्दे से उतारा और खुद सरकार में बैठा ओलिवर क्रॉमवेल, ठीक है, जिसने कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट चलाई इंग्लैंड में उन 11 सालों में, जिसे हम इंटररेग्नम बोलते हैं, जो हमने आपको लास्ट क्लासेस में पढ़ाया था। तो उसकी मौत पर उन्होंने हीरोइक स्टांजाज लिखा था। 1667 में ही पब्लिश्ड एनस मिराबिलिस, उन्होंने ये रचना भी लिखी भैया, ठीक है। ये हिस्टोरिकल पोएम है दैट सेलिब्रेटेड द इवेंट्स ऑफ 1666। इसमें एक साल पहले की घटनाओं को सेलिब्रेट किया गया है, जिसमें शामिल थी द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, लंदन की एक आग, ठीक है, एंड द सेकेंड एंग्लो डच वॉर, और एक इंग्लैंड और डचेस के बीच में एक वॉर हुआ था, उसके बारे में ये पूरी एक वर्क उन्होंने लिखा था 1666 का। ये PYQ है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एनस मिराबिलिस में, ठीक है, इसमें से किस इवेंट की बात हुई है। तो 3 इवेंट होते हैं कोई भी जिसकी बात इसमें नहीं हुई है, एक इन दोनों में से कोई एक होगा कि ग्रेट फायर ऑफ लंदन। 3 ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं, द फॉल ऑफ बास्टिल, ठीक है, या फिर द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, ठीक है, या फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो वो तीनों आपके आंसर नहीं है। आपका आंसर क्या है? एनएस मिराबिलिस में जॉन ड्राइडन बात कर रहे हैं द ग्रेट फायर ऑफ लंदन की और सेकेंड एंग्लो डच वॉर की। इसके अलावा एब्सलम एंड एकिटोफेल 1681, ये एक पॉलिटिकल सेटायर था, एक पोएम दैट यूजेस द बाइब्लिकल स्टोरी ऑफ एब्सलम्स रिबेलियन अगेंस्ट किंग डेविड। इसमें कहानी एब्सलम रिबेलियन की, ये बाइबल की कहानी है, किंग डेविड के खिलाफ इन्होंने रिबेल किया था टू कमेंट ऑन कंटेम्पररी पॉलिटिकल इशू। कहानी बाइबल की थी, लेकिन फोकस में था
अपने समकालीन पॉलिटिकल इश्यूज, नोटेबली द एक्सक्लूजन क्राइसिस, खासतौर से वो जो एक्सक्लूजन क्राइसिस आ रहा था। एक्सक्लूजन क्राइसिस पता क्या था ये एक्सक्लूजन क्राइसिस? क्योंकि पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा भाई ऊपर नीचे हो रहा था समाज, जो भी सत्ता में बैठता वो दूसरे वाले को एक्सक्लूड कर देता था। जैसे चार्ल्स सेकंड जब गद्दी पर आए तो उन्होंने हर उस आदमी को रिमांड पर ले लिया जो चार्ल्स फर्स्ट उनके पिता के खिलाफ रिबेलियन में शामिल था, इंक्लूडिंग मिल्टन। चार्ल्स सेकंड मिल्टन को भी जेल भेजेंगे कि भाई तुमने बड़े पैम्फलेट लिखे मेरे बाप के खिलाफ, है ना, आ जाओ। तो उसके ऊपर, उस क्राइसिस के ऊपर उन्होंने लिखा था इस पोएम में, प्लेज। अब ये इंपॉर्टेंट है प्लेज, क्योंकि इसी वजह से हम इन्हें ड्रामा में पढ़ रहे हैं इस आदमी को। ड्राइडन रोट सेवरल सक्सेसफुल प्लेज। जॉन ड्राइडन ने कई सफल प्लेज लिखे, इंक्लूडिंग द इंडियन एम्परर, जिसमें इनके एक बहुत फेमस प्ले शामिल है द इंडियन एम्परर करके, जो इन्होंने 1665 में लिखा था, और द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, ये बहुत फेमस है। हिज मोस्ट फेमस प्ले, इनका जो सबसे फेमस प्ले है ऑल फॉर लव, इसकी वीडियो हमने टेलीग्राम ग्रुप पर भेजी थी, आपको कहा था कि देख लीजिएगा उस वीडियो को। इन्होंने एक प्ले लिखा था ऑल फॉर लव 1677 में, इज अ रिटेलिंग ऑफ शेक्सपियर एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। इसमें एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा की ही कहानी उन्होंने बताई थी जो शेक्सपियर ने लिखा था, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। ही ऑल्सो कोलैबोरेटेड विद अदर प्ले राइट्स, इन्होंने कई दूसरे प्ले राइट्स के साथ भी कोलैबोरेशन में काम किया, जैसे कि विलियम डी एवेनेंट के साथ इन्होंने लिखा। जैसे इन्होंने एक प्ले लिखा था उनके साथ द टेम्पेस्ट और द एन्चेंटेड आइलैंड, ठीक है, ये वही वाला टेम्पेस्ट है, वही वाली कहानी है शेक्सपियर वाली फिर से। तो इन्होंने अपने तरीके से लिखी थी उसे, द टेम्पेस्ट को। एक्चुअल फेमस है द एन्चेंटेड आइलैंड करके ही है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब जैसे ऊपर जब हमने जॉन ड्राइडन के बारे में बात करनी शुरू की थी तो हमने आपको बताया था कि ये आदमी पोएट है, ये आदमी प्ले राइट है, और ये आदमी बहुत बड़ा क्रिटिक है। बेहतरीन क्रिटिसिज्म किया है जॉन ड्राइडन ने, बेहतरीन क्रिटिसिज्म। ड्राइडन वॉज अ सिग्निफिकेंट लिटरेरी क्रिटिक ऑफ हिज टाइम। जॉन ड्राइडन अपने ज़माने के एक सिग्निफिकेंट लिटरेरी क्रिटिक थे। हिज क्रिटिकल वर्क्स इंक्लूड, इनका एक बहुत फेमस क्रिटिकल वर्क है, एक एस्से है, भाई कितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है, आई डोंट थिंक सो मैं बता पाऊंगा आपको, यूजीसी नेट में कम से कम 20-25 बार पूछा जा चुका होगा। एन एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोइजी 1668, वेयर ही डिस्कसेस द मेरिट्स ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न ड्रामा। इस एस्से में वो डिस्कस करते हैं मेरिट्स को, क्लासिकल और मॉडर्न ड्रामा के, कि इनके ये फ़ायदे हैं, इनके ये फ़ायदे हैं, इनके ये अच्छाई है, इनकी ये अच्छाई है। ही ऑल्सो रोट प्रीफेसेस एंड एसेज दैट अकम्पनीड हिज वर्क्स। इन्होंने कई एसेज लिखे हैं, कई प्रीफेसेस, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शंस लिखे हैं अपनी रचनाओं के, ऑफरिंग इनसाइट्स इनटू हिज व्यूज़ ऑन लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म। उनसे हमें कई इंसाइट्स नज़र आती हैं कि किस तरह के विचार थे जॉन ड्राइडन के लिटरेचर को लेकर और क्रिटिसिज्म को लेकर। अब इस आदमी ने भैया ट्रांसलेशन भी किया है, जॉन ड्राइडन ने। ड्राइडन वॉज एन अकम्प्लिश ट्रांसलेटर। जॉन ड्राइडन एक अकम्प्लिश ट्रांसलेटर थे, नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ वर्क्स बाय एंशिएंट पोएट्स। इन्होंने कई एंशिएंट पोएट्स की रचना को ट्रांसलेट किया था, जैसे वर्जिल, हॉरेस, ठीक है, जुवेनल, इन सब की रचनाओं को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया करते थे। हिज ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनियाड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से। वर्जिल की एनियाड हम सब ने पढ़ी है एमए में, है ना। उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में 1697 में। इज पर्टिकुलरली नोटेबल फॉर इट्स पोएटिक क्वालिटी, ये बहुत नोटेबल रचना है इनकी, इसकी पोएटिक क्वालिटी की वजह से और फिडेलिटी की वजह से ओरिजिनल टेक्स्ट को लेकर। ओरिजिनल टेक्स्ट से वफा की भाई, फिडेलिटी का मतलब वफा करना होता है। जॉन ड्राइडन ने रत्ती भर चेंजेस नहीं किए ट्रांसलेशन में, वर्जिल की एनियाड को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया इस आदमी ने। कुछ और नोटेबल वर्क्स हैं इनके। मैकफ्लैक्नॉय करके एक इनकी रचना है, एक सटायरिकल पोएम थी, ये 1682 में लिखी थी इन्होंने, टारगेटिंग द प्लेराइट थॉमस शेडवेल। मैकफ्लैक्नॉय में एक बहुत बड़े प्लेराइट थे थॉमस शेडवेल, इनको क्रिटिसाइज किया था इन्होंने। ये सब क्वेश्चन आ चुके एग्जाम में। इसके अलावा रिलीजियो लाइसी 1682, अ पोएम एक्सप्रेसिंग व्यूज ऑन रिलीजन, ये पोएम थी, इस पे रिलीजन को लेकर अपने व्यूज ये बता रहे थे, और चर्च ऑफ इंग्लैंड को लेकर। द हिंड एंड द पैंथर, एक और एलिगोरिकल पोएम, इनकी एक जातक कथा थी 1687 में, डिफेंडिंग हिज कन्वर्जन टू रोमन कैथोलिसिज्म। तो ये कन्वर्ट हुए थे, रोमन कैथोलिक बन गए थे आगे जाकर, तो उसको डिफेंड कर रही थी कि मैंने जो रोमन कैथोलिसिज्म को अपनाया है वो ठीक अपनाया है। जॉन ड्राइडन वॉज अपॉइंटेड एज इंग्लैंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
फर्स्ट पोएट लॉरिएट इन 1668। जी हाँ, जॉन ड्राइडन जो हैं वो इंग्लैंड के इतिहास के पहले पोएट लॉरिएट हैं जिनको पोएट लॉरिएट बनाया गया था 1668 में। अपोजिशन ही हेल्ड until 1689, ये वो पोजीशन थी जो उन्होंने 1689 तक अपने पास रखी, लगभग 15-16 महीने इनके पास रहा ये पद। हिज इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड बियॉन्ड हिज लाइफ टाइम, इनका जो इन्फ्लुएंस है लिटरेचर पर वो इनके सिर्फ लाइफ टाइम तक ही लिमिटेड नहीं था। शेपिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म, इन्होंने एक शेप दिया था इंग्लिश लिटरेचर के डेवलपमेंट को, क्रिटिसिज्म के डेवलपमेंट को। ड्राइडन्स वर्क इज कैटेगराइज्ड बाय इंटेलेक्चुअल डेप्थ, इनकी रचनाओं में आपको एक बौद्धिक गहराई मिलती है, इंटेलेक्चुअल डेप्थ मिलता है, सटायरिकल एज मिलता है, मास्टरी ऑफ द हीरोइक कपलेट, और भाई हीरोइक कपलेट की मास्टरी हासिल थी इस आदमी को। ही डाइड ऑन May 1, 1700, 1700 में एक को इनकी डेथ हुई एंड वॉज बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबी, और इन्हें दफनाया गया वेस्टमिंस्टर एबी में। ठीक है, ये हो गए जॉन ड्राइडन। अब इसी रेस्टोरेशन पीरियड के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जॉन मिल्टन है। हम आपको कई बार बोल चुके हैं कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी जॉन ड्राइडन है इस पूरे एरा में। अब मिल्टन को देख लेते हैं भाई, 1608 से 1674। जॉन मिल्टन was one of the most important and influential poets in English literature, सबसे important और सबसे influential कवियों में से एक इंग्लिश लिटरेचर के। जितना क्रिटिसिज्म भी हम पढ़ते हैं, और मैं हमेशा अपनी क्लासेस में भी ये बात बोलता हूँ कि जो UPTGT का जो सिलेबस है, वो जो 4 राइटर्स हैं आपके, जिस भी शख्स ने ये बात तय की थी कि मैं UPTGT के एग्ज़ाम में इन 4 राइटर्स को पूछूंगा, शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और गाल्सवर्दी, जिसने भी ये तय किया था कि 4 राइटर इसमें हैं सिलेबस में, वो लिटरेचर की बहुत गहरी समझ रखता था, जो भी वो शख्स था। हमें नहीं पता कौन था भाई वो आदमी, क्योंकि आप कितने सारे क्रिटिसिज्म पढ़िए लिटरेचर के, और जब लिखा जाता है राइटर्स को और उनके इन्फ्लुएंस को, तो शेक्सपियर को सबसे ऊपर माना जाता है, और शेक्सपियर के बाद उस क्यू में सेकंड नंबर पर ज़्यादातर क्रिटिक्स जॉन मिल्टन को रखते हैं। तो जॉन मिल्टन बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, शेक्सपियर के बाद दूसरा नंबर मान लीजिए कई क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग लिटरेचर में इनका। बॉर्न ऑन December 9, 1608, पैदा हुए थे 9 दिसंबर 1608 को लंदन में। मिल्टन वॉज एजुकेटेड एट सेंट पॉल्स स्कूल, मिल्टन की जो शिक्षा दीक्षा हुई वो सेंट पॉल्स स्कूल में हुई थी, और क्राइस्ट कॉलेज में, कैम्ब्रिज में। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट, सबसे ज़्यादा फेमस तो ये अपनी उस एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट के लिए हैं, विच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, जिसे इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे महानतम रचनाओं में से एक माना जाता है, जो कि है एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है कि सभी लैंग्वेजेस में इससे बेहतर एपिक तो नहीं लिखा गया है पैराडाइज लॉस्ट के जैसा। ठीक है, की एस्पेक्ट्स ऑफ मिल्टन्स लाइफ एंड करियर। अब कुछ लाइफ और करियर के बारे में देख लेते हैं मिल्टन के। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन इनकी। मिल्टन्स फादर वॉज अ स्क्रीवनर, मिल्टन के पिता स्क्रीवनर थे, हम बता चुके हैं पहले। कंपोजर थे म्यूजिक के, विच प्रोवाइडेड मिल्टन विद अ रिच कल्चरल अपब्रिंगिंग। और इससे क्या हुआ कि मिल्टन की जो अपब्रिंगिंग हुई वो बड़ी कल्चरल हुई, घर का माहौल बहुत अच्छा था। जब हम मिल्टन की फैमिली के बारे में बात करते हैं ना, तो मिल्टन की फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक टिपिकल इंडियन, साउथ इंडियन फैमिली होती है ना, बिल्कुल वैसी सी फैमिली थी, जिनका बहुत फोकस होता है कि बच्चे पढ़ लें, ग्रेजुएट तो हो ही जाएं। जैसे हम जितना भी हम साउथ इंडिया में जाते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ हमें बहुत एविडेंट नज़र आती है कि वो बोलते हैं कि ठीक है कुछ भी करिए, डू वट एवर यू वांट, बट पहले ग्रेजुएट हो जाइए आप। तो बिल्कुल वैसा सा माहौल था, पढ़ाई को लेकर, लैंग्वेजेस को लेकर, ठीक है, रीडिंग हैबिट्स को लेकर बहुत अच्छा माहौल था इनके घर का। ठीक है, तो इनके पापा का बहुत बड़ा उसमें रोल था, बहुत बड़ा रोल था, और अभी मतलब रेलेवेंट नहीं है, अदरवाइज पापा के बारे में बताते हैं मिल्टन के बहुत कुछ। ही एक्सेल्ड इन लैंग्वेजेस, भाई इन्होंने खूब एक्सेलेंस हासिल किया लैंग्वेजेस में, क्लासिकल स्टडीज़ में इस अपने स्कूल में, एंड यूनिवर्सिटी। बिकमिंग प्रोफिशिएंट इन लैटिन, मिल्टन ने निपुणता हासिल करी, प्रोफिशिएंट हुए मिल्टन लैटिन भाषा में, ग्रीक में और हिब्रू भाषा में। ठीक है, और देखो मुझे ऐसा लगता है कि जिस आदमी ने हिब्रू सीख ली,
उसने तो ये समझ लीजिए ज्ञान का समुंदर घुर के पी गया वो तो, हिब्रू अगर आती है उसको, क्योंकि हिब्रू अगर आती है उसको तो वो जितने भी ओल्ड टेस्टामेंट की किताबें हैं, ठीक है, अब्राहमिक रिलीजन से जुड़ी हुई, ठीक है, मुसलमानों ईसाइयों और यहूदियों से जुड़ी हुई जितनी किताबें हैं, ठीक है, वो उनको पढ़ पाएगा। अगर वो उनको पढ़ पाएगा तो वो पैराडाइज लॉस्ट ना लिख पाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्योंकि हिब्रू भाषा आती थी मिल्टन को, तो मिल्टन ने ओल्ड टेस्टामेंट की सारी किताबें पढ़ी हुई थी, ठीक है, इस वजह से वो पैराडाइज लॉस्ट जैसा एक एपिक लिख पाए। अर्ली वर्क्स इनके, मिल्टन्स अर्ली पोएट्री इंक्लूड्स एल एलिगरो एंड इल पेंसेरेसो। आज ही हमने क्लास में पढ़ाई है ये दोनों पोएम्स। तो इनकी कुछ शुरुआती कविताओं में दोनों कविताएं शामिल हैं, एल एलिगरो और इल पेंसेरोसो 1631, विच कंट्रास्ट द प्लेजर्स ऑफ अ जॉयफुल लाइफ। इसमें कंट्रास्ट शो किया गया है, एक तरफ जॉयफुल लाइफ है विद द कंटेम्पलेटिव लाइफ और एक दूसरी तरफ कंटेम्पलेटिव लाइफ है। तो हम समझा देते हैं थोड़ा सा। तो एल एलिगरो का लिटरल ट्रांसलेशन होता है अ हैप्पी मैन, ठीक है, और इल पेंसेरेसो का मतलब होता है अ मेलंकली मैन, ठीक है, या पेंसिव सोल, ठीक है, निष्क्रिय व्यक्ति। तो ये दो पोएम्स हैं जॉन मिल्टन की। एल एलिगरो में मिल्टन का जो स्पीकर है वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि जिंदगी को, या समझाने की कोशिश कर रहा है और समझने की भी कोशिश कर रहा है खुद से कि व्हाट इफ, कि हम जीवन जिए सिर्फ आनंद में, खाओ पियो मौज करो। इसीलिए एल एलिगर को जो स्पीकर है वो अपनी एक देवी बनाता है, मर्थ को, उल्लास को अपनी देवी बनाता है, जोश को अपनी देवी बनाता है। वहीं इल पेंसेरेसो का जो स्पीकर है वो चाहता है कि खुशियों से दूर रहें, सिर्फ चिंतन करते हुए, ठीक है, उदासी से जीवन बिताया जाए, कंटेम्पलेटिव लाइफ जी जाए। इसलिए इल पेंसेरेसो का जो स्पीकर है वो अपनी देवी मेलंकली, उदासी को बनाता है। तो ये इनकी दो शुरुआती रचनाएं हैं, एल एलिगरो और इल पेंसेरोसो। जब टीजीटी पढ़ाते हैं वहाँ पढ़ाते हैं क्लासरूम में इन दोनों पोएम्स को। कॉमस 1634 एक मास्क, एक तमाशा था ये, ठीक है। लेसिडस 1637 की पास्टोरल एलेजी। एक तो यही क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लेसिडस पास्टोरल एलेजी है, एक तो यही बात याद रखिएगा, ठीक। तो इन्होंने लेसिडस लिखा जो कि एक पास्टोरल एलेजी था, कॉमस लिखा जो कि एक तमाशा था। आर अमंग हिज सिग्निफिकेंट अर्लियर वर्क्स, ये शुरुआती सिग्निफिकेंट रचनाएं हैं मिल्टन की। रिफ्लेक्टिंग हिज मास्टर ऑफ वेरियस पोएटिक फॉर्म्स, ये दर्शाती हैं कि अलग अलग पोएटिक फॉर्म से मास्टरी हासिल थी जॉन मिल्टन को, ठीक है। कॉमस और हाँ, कॉमस पर वीडियो है हमारे चैनल पर, आप सर्च कर सकते हैं कॉमस बाय ऑरियल इंस्टीट्यूट करके, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा ज़रूर याद से। कॉमस की कहानी आपको अच्छी लगेगी, और हम टेलीग्राम पर भी लिंक सेंड कर देंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब मिल्टन को पढ़ रहे हैं और पॉलिटिकल और प्रोज राइटिंग की बात ना करें उनकी ज़िंदगी की तो ठीक नहीं होगा। मिल्टन वॉज एन एक्टिव पॉलिटिकल राइटर, मिल्टन एक एक्टिव पॉलिटिकल राइटर थे, वी ऑल नो, है ना। ये वो थे जो पर्दे के पीछे से पॉलिटिकल काम करते थे, कलम से, प्रोड्यूसिंग न्यूमरस पैम्फलेट्स एंड एसेज। इन्होंने कई पैम्फलेट्स लिखे, कई एसेज लिखे इन सपोर्ट ऑफ द प्यूरिटन कॉज, प्यूरिटन कॉज के समर्थन में या कॉमनवेल्थ सरकार के समर्थन में, ठीक है। तो खुद प्यूरिटन थे, ठीक है। प्यूरिटन कौन होते हैं? आई डोंट नो बच्चे आज कहाँ है, ठीक है। एक तो ये टाइमिंग बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हुए हैं हमारे पास कि सर टाइम आगे बढ़ा दीजिए, 3 से 4 कर दें तो बहुत मतलब अच्छी बात है, 4 से 5 कर दें तो वेल एंड गुड, कि हम सब स्कूल से आ जाएंगे, खाना खा लेंगे, ठीक है, और फिर हम लाइव आ जाएंगे। क्योंकि जो हम ये व्यू क्लासेस हैं, पे व्यूज़ बहुत अच्छे हैं बाद में, ठीक है, बट लाइव स्टूडेंट्स का वो नहीं है जमावड़ा, बिकॉज ऑफ टाइमिंग। तो टाइमिंग हम इसकी बहुत जल्दी इस बैच की 3 से 4, ठीक है, करेंगे, या 3:30 से 4:30 करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, या 4 से 5 भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 हमारा पीजीटी का एक बैच चलता है जो कि बहुत जल्द फिनिश होने वाला है। उसमें एक निज़म एज़कील और चार्ल्स लेवी, 2 राइटर्स बचे हैं, छोटे छोटे से राइटर्स हैं। तो अगले 7-8 दिन में, 15 दिन में वो बैच ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 से 4 हम आपके लिए आया करेंगे यूजीसी नेट के फ्री बैच के लिए। हाँ, तो हम कहाँ थे? प्यूरिटन। तो प्यूरिटन कॉज और कॉमनवेल्थ के समर्थन में लिखा करते थे, बहुत सारे पैम्फलेट्स, बहुत सारे एसेज, तो भी खुद प्यूरिटन थे। ओलिवर क्रोमेल ने कॉमनवेल्थ सरकार बनाई थी, उसमें मंत्री थे,
नोटेबल प्रोज वर्क्स इंक्लूड एरोपैजिटिका, कई प्रोज वर्क थे इनके बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन इसमें जो सबसे फेमस है इनका वो है एरियोपैजिटिका, जो उन्होंने फ्री स्पीच ऑफ प्रेस के लिए लिखा था, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए लिखा था। तो 1643 में, यानी कि जब ये एरियोपैजिटिका लिखा गया उससे एक साल पहले, तो उसमें 1643 में ऑलिवर क्रोमवेल की सरकार ने, जिस सरकार में खुद मिल्टन शामिल हैं, उन्होंने कानून बनाया था लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643 करके। उस कानून में वो सारी पाबंदियां शामिल थी जो चार्ल्स फर्स्ट ने लगाई थी। मिल्टन भड़क गए थे। मिल्टन कहते थे कि भाई तुम तो वही सारी गलतियां कर रहे हो जो चार्ल्स फर्स्ट कर रहा था, हमने तुम्हारा सपोर्ट इसलिए थोड़ी किया था कि तुम वही पाबंदियां लगाओगे, अलग अलग नाम देकर, जो पाबंदियां चार्ल्स फर्स्ट ने हमारे ऊपर लगाई हुई थी। तो मिल्टन ने एरियोपैजिटिका और अपने डाइवोर्स पर लिखे ट्रैक्ट्स को रजिस्टर नहीं कराया था, इन्होंने बगावत कर दी थी अपनी ही सरकार के खिलाफ कि लो हम नहीं मानने तुम्हारी बात, और पैम्फलेट्स बांटे थे उन्होंने गलियों में। इसके अलावा इन्होंने द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट, TKM बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, लिखा था 1649 में, विच जस्टिफाइड द एक्सिक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। TKM में मिल्टन ने चार्ल्स फर्स्ट की मौत को जस्टिफाई किया था कि हमने जो चार्ल्स फर्स्ट को गद्दे से उतारा, उसके ऊपर मुकदमा किया, फिर उसे मारा, वो हमने ठीक मारा, वो डिजर्व करता था मरना बिकॉज ही वॉज अ टायरेंट, ठीक है। तो टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट और एरियोपैजिटिका मिल्टन के पॉलिटिकल जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इसके अलावा डाइवोर्स ट्रैक्ट्स लिखे थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो भी आपको एक बात याद रखनी है। गुड आफ्टरनून सीता, गुड आफ्टरनून बबीता। लेटर लाइफ एंड मेजर वर्क्स इनके, आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की इन 1660, जब 1660 में रेस्टोरेशन हुआ मोनार्की का, चार्ल्स सेकंड वापस गद्दी पर बैठे, मिल्टन रिटायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ, और मिल्टन ने रिटायरमेंट ले लिया। थैंक यू सो मच, नो नेम, ठीक है। तो अब मोनार्की का जब रेस्टोरेशन हुआ 1660 में, तो मिल्टन ने पब्लिक लाइफ से रिटायरमेंट ले लिया। अब पब्लिक लाइफ से रिटायरमेंट सिर्फ मिल्टन ने नहीं लिया था, उस दौर में जितने भी रिपब्लिकन राइटर्स थे, यानी वो राइटर्स जो रिपब्लिक के समर्थक थे, रॉयलिस्ट के खिलाफ थे, राजशाही के खिलाफ थे, मोनार्की के खिलाफ थे, वो सारे राइटर्स जो ऑलिवर क्रोमवेल के समर्थक थे, पार्लियामेंट के समर्थक थे, वो सब जो है अंडरग्राउंड हो गए थे, क्योंकि चार्ल्स सेकंड वापस आए तो ऑब्वियसली वो अपनी बाप की मौत का बदला लेगा भाई, कि तुमने मेरे बाप को मारा, तुमने मेरे बाप के खिलाफ रिबेल किया, विद्रोह किया, लोगों को भड़काया, क्रांति की। तो मिल्टन ने पब्लिक लाइफ से रिटायरमेंट ले लिया, फोकस ऑन हिज पोएट्री, अपनी पोएट्री में लग गए। डेस्पाइट बीइंग ब्लाइंड बाय दिस टाइम, बावजूद इसके कि अब तक ये अंधे हो चुके थे। पैराडाइज लॉस्ट 1667, हिज मैग्नम ओपस, जो इनका मैग्नम ओपस है, ठीक है, इनकी सबसे बेहतरीन रचना है पैराडाइज लॉस्ट, टेल्स द स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन। इसमें वॉइस कम आ रही है, नहीं आई डोंट थिंक सो, अभी तो माइक हमने चेंज कर लिया है, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ लग तो रही मुझे, अब देखिएगा, अभी बेहतर आ रही है क्या? अभी हमने माइक निकाला है। हमारे माइक की कुछ प्रॉब्लम, माइक ही ख़राब हो गया शायद दोनों ही, अभी नया माइक मंगाते हैं। अगर उन्हें देखना है तो इस अलमारी में या फिर बाहर कहीं पर माइक है, वो वाला जो हम क्लास में कभी कभी यूज़ करते हैं स्पीकर से, ठीक है, हेडफोन जिसे बोलते हैं, ठीक है, वहाँ तो यहाँ यहाँ या बाहर है, एक बार वो ढूंढ के दीजिए। चलिए इतना विदाउट माइक पढ़ाते हैं। अभी लैपटॉप
हमारी वॉइस को वो करेगा कवर, ठीक है। तो पैराडाइज लॉस्ट ने 1667 में लिखा, जो इनका मैग्नम ओपस माना जाता है। इसमें फॉल ऑफ मैन की कहानी है। पैराडाइज लॉस्ट आप सबने पढ़ा होगा, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। इसमें आदमी के पतन को दिखाया गया कि एडम और ईव ने किस तरह से वो फल खाया, फॉरबिडन फ्रूट खाया, और उसके रिजल्ट में उनको पृथ्वी पर भेज दिया गया। एंड इज नोटेबल फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स, और ये बहुत नोटेबल है पैराडाइज लॉस्ट थीम की वजह से। जैसे कि उसमें फ्री विल की बात हो रही है कि ईश्वर ने हम सबको इंसानों को एक फ्री विल दी है। ओबीडियंस कितना जरूरी है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कितना जरूरी है, और रिडेम्पशन कितना जरूरी है, ठीक है, पश्चाताप करना कितना जरूरी है। तो पैराडाइज लॉस्ट की वो पूरी कहानी आई होप यू नो। इसके अलावा पैराडाइज रीगेन लिखी उन्होंने 1671 में, सैमसन एग्नोस्टिस लिखी 1671 में, फॉलोड बोथ रिफ्लेक्टिंग मिल्टन्स कंटिन्यूड एंगेजमेंट विद रिलीजियस थीम्स। ये बताती हैं कि मिल्टन इस दौर में रिलीजियस थीम्स पर काम कर रहे थे या क्लासिकल फॉर्म्स पर काम कर रहे थे। लेगेसी, अब जॉन मिल्टन की लेगेसी, उनकी विरासत, बहुत बड़ी विरासत है जॉन मिल्टन की, ठीक है, बहुत बड़ी विरासत है। मिल्टन्स इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर एंड थॉट इज प्रोफाउंड। मिल्टन का जो इन्फ्लुएंस है लिटरेचर पर, थॉट पर, वो प्रोफाउंड है। अभी तो देखो हम ऐसे पढ़ते हुए चले जा रहे हैं कि थॉट पर इन्फ्लुएंस है मिल्टन का, ठीक है, लेकिन ओके ठीक है, अब ये तो हल्के मत लीजिएगा कि थॉट पर एक इन्फ्लुएंस है मिल्टन का। मिल्टन का थॉट पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। मिल्टन का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है कि मिल्टन से चार्ल्स सेकंड डरता था जब रेस्टोरेशन हुआ, और मिल्टन को जेल भेजा उसने, ठीक है, थोड़े से समय के लिए। लेकिन तब तक ना, एक तो मिल्टन बहुत बड़े इंसान हो चुके थे, बहुत फेमस हो चुके थे, दूसरा बूढ़े हो चुके थे और अंधे हो चुके थे। और देखिए सरकार कोई भी हो, ठीक है, कोई भी सत्ता में हो, कोई भी पावर में हो, ये जो कलाकार होते हैं, राइटर्स, पोएट्स, कॉमेडियंस, पेंटर्स, इन पर हल्का हाथ रखते हैं लोग, ठीक है, सरकारें हल्का हाथ रखती हैं, उनके क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करती हैं। मतलब किसी भी सभ्य समाज में तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जब मिल्टन को गिरफ्तार कराया गया तो मिल्टन के जो चाहने वाले थे उन्होंने कोशिश की कि मिल्टन को जेल से रिहा कराया जाए। और देखो, राजा के खिलाफ विद्रोह, उसके खिलाफ म्यूटिनी और उसको मारना, और मिल्टन के खिलाफ तो सबूत हमारे पास पूरे थे। मिल्टन का टीकेएम हमारे सामने था, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, जो भी पीछे हमने पढ़ा, उसमें तो मिल्टन बाकायदा डिफेंड कर रहे हैं कि हमने सही मारा, चार्ल्स फर्स्ट को मरना चाहिए था। अब चार्ल्स सेकंड पढ़ रहा है ना उसे टीकेएम को कि ये तो मेरे बाप की मौत को डिफेंड कर रहा है कि सही मारा। तो मिल्टन के खिलाफ तो सबूत के ऐसे भी नहीं कि सबूत ढूंढने पड़ेंगे। तो मिल्टन का तो जो भी मिल्टन ने किया वो सब पहले से एस्टेब्लिश था हमारे सामने, है, कोई बात नहीं। अब मिल्टन के कुछ दोस्तों ने, इनसे प्यार करने वालों ने समझाया, उनको समझाया कि भाई रिहा करो। तो चार्ल्स सेकंड ने पता क्या किया, चार्ल्स सेकंड ने कहा कि चलो ठीक है, बूढ़ा आदमी हो चुका है, अंधा हो चुका है, ठीक, और एक तरीके से पावरलेस है, लेकिन लंदन में नहीं रहने दूंगा इसे, क्योंकि यह आदमी एक पेन उठाएगा, एक लेख लिखेगा और मुझे गिरा देगा गद्दी से। इतनी ताकत थी मिल्टन की थॉट पर सोसाइटी के। और इसका अंदाजा आप एक बात से और लगा सकते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी है, उसमें वो मिल्टन से ये कहते हैं उस पोएम में कि मिल्टन आप वापस आइए, जिंदा होइए, और इंग्लैंड अपनी ताकत भूल चुका है, इंग्लैंड के लोग अपनी ताकत भूल चुके हैं, और इनको आप उस ताकत का आभास कराइए। क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ भी जानते थे कि सिर्फ जॉन मिल्टन इकलौते ऐसे आदमी हैं जो अपने पेन से सोसाइटी के थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। तो मिल्टन का जो इन्फ्लुएंस है लिटरेचर पर, थॉट पर, वो बहुत बड़ा है। हिज एपिक पोएट्री, इनोवेटिव यूज ऑफ ब्लैंक वर्स और एंगेजमेंट विद पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इश्यूज हैव इंस्पायर्ड काउंटलेस राइटर्स। इन सारे कामों ने काउंटलेस राइटर्स को इंस्पायर किया है और थिंकर्स को इंस्पायर किया है। His works are studied for their linguistic richness. इनकी रचनाओं को पढ़ा जाता है linguistic richness के लिए, philosophical depth के लिए,
और इनका जो इम्पैक्ट पड़ता है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड प्रोज पर, उसके लिए पढ़ते हैं। मिल्टन डाइड ऑन November 8, 1674। मिल्टन 8 नवंबर 1674 को मरे। वॉज बरीड एट सेंट गाइल्स क्रिपलगेट, और सेंट गाइल्स क्रिपलगेट लंदन में एक कब्रिस्तान है, वहाँ दफनाया गया। हिज लेगेसी एंड्योर्स थ्रू हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लिटरेचर। इनकी लेगेसी आगे बढ़ती है और हम इन्हें याद करते हैं इनके योगदान को जो उन्होंने साहित्य को दिया है। एंड इज चैंपियनिंग ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, और जिस तरह से ये बात करते थे कि हर इंडिविजुअल के पास लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए एक्सप्रेशन की, मैं जो चाहूँ मैं लिख सकूँ। इसलिए मिल्टन की जो इज्जत है लिटरेरी एरिया में बहुत ज़्यादा है, लिटरेरी सर्कल में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मिल्टन लड़े थे कि मैं देखो तुम नहीं तय करोगे मैं क्या लिखूंगा, राजा नहीं तय करेगा कि क्या छपेगा, हम बताएंगे क्या छपेगा, हम बताएंगे हम क्या लिखेंगे। तो उसको लेकर इनकी जो लेगेसी है वो बहुत बड़ी है। और इतना ही नहीं, मिल्टन ने एरोपैजिटिका लिखा, ठीक है, 44 में, 1644 में। ये समझिए कि एक सदी बाद, लगभग 100 सालों बाद, जब अमेरिका का संविधान लिखा जा रहा था, तो एरियोपैजिटिका को पढ़ने की वजह से या उसको पढ़ने के बाद जो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन्होंने बोलने का अधिकार दिया था अमेरिकन नागरिकों को एरियोपैजिटिका की वजह से। तो मिल्टन को जो इन्फ्लुएंस है थॉट पर वो बहुत बड़ा है, और लिटरेचर पर तो है ही बहुत बड़ा। चलिए अब हमने रेस्टोरेशन तक हम आ गए, ठीक है। अब हम ऑगस्टिन एज शुरू करेंगे रेस्टोरेशन के बाद। तो रेस्टोरेशन एज 1660 से शुरू हुई और लगभग 1700 तक चलती है। 1700 से यहाँ से ऑगस्टिन एज शुरू होगी, ठीक है। ये जाएगी लगभग 45 साल, 1745 तक ऑगस्टिन एज, ठीक है। तो हमने एंशिएंट, मिडिवल और नॉर्मन एंग्लो इंग्लिश ड्रामा से पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद हम एलिजाबेथन एज में आए थे, फिर हमने उसके बाद जैकोबियन और कैरोलाइन एज पढ़ा था, फिर हमने वो 11 साल का इंटररेग्नम पढ़ा ड्रामा, और फिर उसके बाद हमने रेस्टोरेशन ड्रामा को पढ़ा था जो 1700 तक आता है। हम 1700 से 1745 तक के ड्रामा को पढ़ेंगे, जैसे हम ऑगस्टिन एज बोलते हैं, ठीक है। तो रिवाइज करते रहिएगा, है ना, पीछे के जितने भी लेक्चर्स हैं उनको। और ये जो टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है कि आपके दिमाग में आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, किस दौर में हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो वो टाइम फ्रेम भले आपको लिखकर याद करना पड़े, लेकिन उसे लिखकर याद कर लीजिएगा। लिटरेचर के स्टूडेंट को ये टाइम फ्रेम जो है, जो पीरियड्स हैं, ये एटलीस्ट याद होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा मेंटली कि मैं किस दौर में हूँ, शेक्सपियर के दौर में हूँ, मिल्टन के दौर में हूँ, तब तक आप इंटरकनेक्ट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। आसान हो जाएगा समझना और पढ़ना। चलिए अब ऑगस्टिन एज पर आते हैं। द ऑगस्टिन एज इन इंग्लिश लिटरेचर में जो ऑगस्टिन एज है रेफर्स टू अ पीरियड इन द अर्ली 18th सेंचुरी। ये 18th सेंचुरी के शुरुआती पीरियड को माना जाता है। अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हैं 1700 से 1745 तक, ठीक है। ये ऑगस्टिन एज है। इट इज नेम्ड आफ्टर द राइन ऑफ एम्परर। इसका नाम ऑगस्टस कैसे आया? एक एम्परर, एक सम्राट थे ऑगस्टस रोम में, उनके नाम से आया है। विच वॉज कंसिडर्ड अ गोल्डन एज ऑफ लैटिन लिटरेचर। ऑगस्टस का जो राइन था लैटिन लिटरेचर में उसे गोल्डन एज मानते थे। सिमिलरली द ऑगस्टिन एज इन इंग्लिश लिटरेचर, सिमिलरली जो ऑगस्टिन एज इंग्लिश लिटरेचर में है इज ऑफन व्यूड एज अ गोल्डन एज। इसको भी गोल्डन एज माना जाता है। अब आप बोलोगे सर गोल्डन एज तो आप एलिजाबेथन को बता रहे थे, एलिजाबेथन भी गोल्डन एज है लिटरेचर की। ऑगस्टिन एज गोल्डन एज है इंग्लिश लेटर्स की, पत्रों की, ठीक है। मार्क्ड बाय द वर्क्स ऑफ राइटर्स, इसमें कई ऐसे राइटर्स की रचनाएं हैं हु वैल्यूड क्लासिकल आइडियाज, जो क्लासिकल आइडियाज की वैल्यू को समझते थे, उसको ज्यादा तवज्जो देते थे, सच एज ऑर्डर, हार्मनी और डेकोरम, ठीक है। वो कि भाई ऑर्डर लिखिए, हार्मनी होनी चाहिए उसमें, ठीक है, उसमें डेकोरम मेंटेन होना चाहिए कि अगर आप ड्रामा लिख रहे हैं तो ड्रामा के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, आप प्रोज लिख रहे हैं तो प्रोज के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, पोएट्री लिख रहे हैं तो पोएट्री का डेकोरम मेंटेन होना चाहिए, उसमें मीटर हो, उसमें राइम हो, उसमें रिदम हो, ठीक है। तो वो इस तरह के ओल्ड स्कूल सोच के इसमें राइटर्स आए हमारे, जो बिल्कुल ऑर्डरली काम करते थे कि अगर 10 नियम है पोएम लिखने के तो 10 के 10 फॉलो होंगे, ठीक है। रिबेल नहीं थे। जो जहां तक पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, डे 7 तक उसके नोट्स हैं, हाँ आपको कई बार बता चुके हैं। जैसे जब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, रेस्टोरेशन
लेक्चर 3 रेस्टोरेशन टू न्यू क्लासिकल। जब ये ख़त्म हो जाएगा लेक्चर, फिर इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो नोट्स मिलेंगे लेक्चर ख़त्म होने के बाद, ठीक है। जैसे हम एक बार फिर बता देते हैं, हम रेस्टोरेशन से पढ़ना शुरू करें, ऑगस्टिन एज पर आए, अभी हम नीचे जा रहे हैं, ऑगस्टिन एज पढ़ेंगे यहाँ पर, फिर एज ऑफ जॉनसन पढ़ेंगे, ठीक है। एज ऑफ जॉनसन पढ़ेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा न्यू क्लासिकल। जब ये ख़त्म हो जाएगा, थैंक यू आ जाएगा आपके स्क्रीन पर जैसा भी आ रहा है, फिर ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी जाएगी, ठीक है। तो नोट्स मिलने का ये तरीका है। चलिए, ऑगस्टिन एज पर बात कर रहे थे हम, उस पर वापस आ जाते हैं। अब ऑगस्टिन एज के कुछ की फीचर्स हम पढ़ लेते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, इमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मॉडल्स। इमिटेशन है नकल उतारना, क्लासिकल मॉडल्स की नकल उतारना ऑगस्टिन एज में होता था। अब ये थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दीजिए, आपको समझाना पड़ेगा मुझे इस बात को। तो भैया, जो हमसे LT, TGT, PGT किसी भी बैच में हमसे पढ़ा है हमारी पेड क्लास में, तो हमने आपको मूवमेंट्स पढ़ाए थे, मूवमेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, जो यहाँ पर हैं और आप हमसे पढ़े नहीं है किसी बैच में, वो तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो मूवमेंट्स चले लिटरेचर में अलग अलग, है ना, एक्सप्रेशनिज्म, ये रोमांटिसिज्म, ठीक है, मॉडर्निज्म, ठीक है, एस्थेटिसिज्म, इस तरह से एक मूवमेंट चला था नियो क्लासिसिज्म। उसी मूवमेंट के दौर को पढ़ रहे हैं आप ऑगस्टिन एज को। नियो क्लासिसिज्म जो है वो 2 वर्ड से बना है, नियो से और क्लासिसिज्म से। नियो का मतलब होता था नया, क्लासिसिज्म यानी कि शास्त्रों से संबंधित। तो नियो क्लासिकल राइटर्स जो होते थे वो क्या करते थे, वो प्राचीन रोम और प्राचीन ग्रीस के जो क्लासिक्स होते थे, शास्त्र होते थे, उनको पढ़ते थे, उनको नया करके, उन्हीं कहानियों को नया रूप देकर लिखा करते थे। वहीं से एक मूवमेंट चलेगा नियो क्लासिसिज्म। जब हम आगे पहुंचेंगे एज ऑफ जॉनसन के आगे अगले लेक्चर में, वहां पर रोमांटिसिज्म आ जाएगा। रोमांटिसिज्म नियो क्लासिसिज्म के बाद दूसरा आंदोलन होगा। रोमांटिसिज्म नियो क्लासिसिज्म के बिल्कुल उलट होगा। रोमांटिसिज्म में विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज जो शुरू करेंगे उस आंदोलन को, ठीक है, उसमें कई महत्वपूर्ण नाम वहां पर आप पढ़ेंगे, लॉर्ड बायरन, ठीक है, कीट्स। तो ये वो लोग ये बोलेंगे कि जब मुझे कोई पोएम लिखनी है, जब मुझे कोई रचना लिखनी है, तो मैं प्राचीन ग्रीस में, प्राचीन रोम में क्यों जाऊंगा भैया कहानी ढूंढने। मेरे बराबर में डैफोडिल का एक फूल उगा हुआ है, मैं इसके ऊपर डैफोडिल कविता लिख के जाऊंगा, ठीक है। जॉन कीट्स बोलेंगे मैं क्यों जाऊं भाई प्राचीन ग्रीस और प्राचीन रोम की कहानियां पढ़ने, मैं क्यों सुनाऊं तुम्हें वो कहानियां, मैं तो अपना टूटे दिल की बात बताऊंगा, मैं अपने टूटे दिल की कहानी सुनाऊंगा तुम्हें। तो रोमांटिसिज्म न्यू क्लासिसिज्म के विरोध में स्टार्ट किया गया एक आंदोलन था। तो ऑगस्टिन एज का की कैरेक्टरिस्टिक है ये इमिटेशन ऑफ क्लासिकल मॉडल्स, या फिर आसान भाषा में न्यू क्लासिसिज्म की शुरुआत, ठीक है। राइटर्स ऑफ दिस पीरियड लुक टू एंशिएंट रोमन एंड ग्रीक लिटरेचर फॉर इंस्पिरेशन। इस दौर के राइटर्स इंस्पिरेशन के लिए प्राचीन रोम और प्राचीन ग्रीस के लिटरेचर को देखा करते थे। दे एडमायर्ड द क्लैरिटी, उनको बड़ी पसंद थी उस दौर में जो रचनाएं लिखी जाती थी, उनकी क्लैरिटी, उनका एलिगेंस और जो बैलेंस स्टाइल होता था क्लासिकल वर्क्स का। अब वो उसी की कोशिश करते थे कि हम भी ऐसे ही लिखेंगे। दूसरा की कैरेक्टरिस्टिक जो है ऑगस्टिन एज का, वो है सटायर। दिस पीरियड इज पर्टिकुलरली नोटेड फॉर इट्स सटायरिकल वर्क। सबसे फेमस इस दौर में जो सटायरिकल वर्क्स लिखे गए हैं, ये दौर उसके लिए है, विच क्रिटिक सोसाइटी। अब इसमें जो कटाक्ष किए जाते थे, जो सटायर किए जाते थे, वो किए जाते थे सोसाइटी पर, पॉलिटिक्स पर, ह्यूमन बिहेवियर पर। सटायर वॉज यूज्ड एज अ टूल टू प्रमोट सोशल चेंज। सटायर का इस्तेमाल किया जाता था टूल के लिए, एक टूल की तरह, कि उसमें सामाजिक परिवर्तन में मदद मिलती है, या एक्सपोज करते थे करप्शन को, हिपोक्रेसी को सटायर से। इसके अलावा जो की कैरेक्टरिस्टिक है वो है पोएटिक फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। एक पोएटिक फॉर्म इन्होंने बनाई थी, एक स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया था। क्या सुनिए, द हीरोइक कपलेट या अ पेयर ऑफ राइम लाइंस ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। आई होप कि आपको हीरोइक कपलेट पता है। हेलो जय मां वैष्णो देवी, वट एवर योर नेम इज। सो एक
हीरोइक कपलेट आप जानते हैं? कपलेट है, कपलेट यानी कि दोहा, कोई भी दो लाइनें जो राइम कर रही हैं, ठीक, कोई भी दो लाइनें जो राइम कर रही हैं वो तो दोहा है, लेकिन अगर वो दोहा आयम्बिक पेंटामीटर में है तो वो हीरोइक कपलेट कहलाता है ना, आसान भाषा में। वॉज अ डोमिनेंट पोएटिक फॉर्म, इस दौर में ये डोमिनेंट पोएटिक फॉर्म थी। राइटर्स एम्फसाइज्ड पॉलिश्ड एंड वेल क्राफ्टेड वर्सेस, राइटर्स जो थे वो बहुत ही पॉलिश्ड और वेली क्राफ्ट वर्सेस लिखा करते थे, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड। एक और जो की कैरेक्टरिस्टिक था इस दौर का वो था रैशनलिज्म और विट। भैया राइटर या पोएट जो लिखा करते थे ऑगस्टन एज में, उस लिटरेचर में तर्क और बुद्धि वो नजर आती थी। द लिटरेचर ऑफ द ऑगस्टन एज ऑफन एम्फसाइज्ड रीजन, ऑगस्टन एज में लिटरेचर ऑफन एम्फसाइज करते थे रीजन पर, तर्क पर, लॉजिक पर, विट पर। राइटर्स वैल्यूड क्लेवरनेस एंड इंटेलेक्चुअल शार्पनेस, राइटर्स बड़े वैल्यू देते थे क्लेवरनेस को, इंटेलेक्चुअल शार्पनेस को, प्रोज में भी पोएट्री में भी। जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है ऑगस्टन एज का वो है फोकस ऑन सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल, सोसाइटी पर भी फोकस और इंडिविजुअल पर भी फोकस। मैनी वर्क्स फ्रॉम दिस पीरियड एक्सप्लोर थीम्स रिलेटेड टू सोशल स्ट्रक्चर्स, रचनाएं जो थी इस दौर में, कई सारी रचनाएं ऐसी थी जिसकी थीम थी सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक ताना बाना, ह्यूमन नेचर और इंडिविजुअल बिहेवियर, कि व्हाई दिस मैन इज बिहेविंग लाइक दिस, और ये इससे अलग क्यों बिहेव कर रहा है। देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन द इंटरेक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल। बहुत सारे, हाँ जी, बिल्कुल कराया जाएगा। ये जो आपका बैच है यूजीसी नेट का, इसमें सब कुछ होगा क्योंकि सिलेबस में सब कुछ है, ठीक है। और वादा आपसे किया हुआ है कि दिसंबर वाला हमारा वो है यूजीसी नेट फोकस में, और 10 यूनिट है, उस 10 यूनिट में सब कुछ है। उसमें मूवमेंट भी है, उसमें क्रोनोलॉजिकल तो पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, उसमें क्रोनोलॉजी है, सब कुछ है, तो आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बस आप इस बैच को पकड़ कर रखिए, ठीक है, और इसे रिवाइज और रिपीट करते रहिए और नोट्स बनाइए खुद से पढ़ने के बाद, ठीक है। तो अफ्रीकन राइटर्स, ठीक है, और क्या कहते हैं आयरिश राइटर्स, ठीक है, अमेरिकन राइटर्स, ठीक है, सारे होंगे जो भी आपके सिलेबस में, डोंट वरी। इंडियन राइटर्स इंक्लूडिंग इंडियन, है ना, सब होंगे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक इंटरेस्ट था इस दौर के राइटर्स का, ऑगस्टन एज के राइटर्स का, कि वो इंटरेक्शन कराते थे सोसाइटी का और इंडिविजुअल का। तो फॉर एग्जांपल एक पोएम लिखेंगे, कोई प्ले लिखेंगे, उसमें एक आदमी सवाल करेगा समाज से, फिर समाज उसका जवाब देगा, ठीक है। तो सोसाइटी और इंडिविजुअल पर फोकस था बहुत ज्यादा। अब हम पढ़ेंगे प्रोमिनेंट राइटर्स ऑगस्टन एज के। कई प्रोमिनेंट राइटर्स आए हैं भाई इस एज में, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, बहुत सारे नाम हैं। इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे ऑगस्टन एज को, और उसके बाद एज ऑफ जॉनसन शुरू कर देंगे, ठीक है। जब एज ऑफ जॉनसन और ये सब खत्म हो जाएगा कल ही आपको ये वाले नोट्स भेज दिए जाएंगे, ठीक है। और जब ये नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे, फिर लेक्चर नंबर 4 शुरू होगा, जिसमें हम विक्टोरियन एज से मॉडर्न एज तक का ड्रामा पढ़ेंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 वो कितने दिनों में होगा, 1 2 दिन 3 दिन जितने लगेंगे, विल सी, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी एलटी ग्रेड का नया बैच बन रहा है, ये अपकमिंग मंडे से 21 से दोपहर को 12 बजे, 12 से 1, और बैच का नाम है एलटी मंत्रा। अगर आप एलटी ग्रेड का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऑडिट इंस्टीट्यूट का प्ले स्टोर से, और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर ही आपको एक बैच नजर आएगा एलटी मंत्रा करके, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। फीस वही है 5000 रुपये 1 साल की, ठीक है। 21 जुलाई से, यानी कि अपकमिंग मंडे से बन रहा है। ओके सॉरी, 21 जुलाई को संडे है, तो 22 से मान लीजिए, हाँ हमने 21 लिखा लेकिन 22 से है एक्चुअली, 22 तारीख से। ऑब्वियसली संडे को नहीं पढ़ाएंगे, मंडे को पढ़ाएंगे। तो 22 से हम उसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो 21 तक ज्वाइन कर लीजिए आप उसे, बस संडे तक एलटी ग्रेड इफ़ यू वांट टू, ठीक है। तो मिलते हैं बाकी आपसे बहुत जल्दी।
जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़ा है वो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, वीडियोस के लिए, नोट्स के लिए, टेस्ट के लिए। हमने आपसे कहा है कि जैसे ही ड्रामा ये यूनिट खत्म हो जाएगी, यूनिट 1 आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है, फ्री होगा वो टेस्ट, ठीक है, उसके कोई चार्ज वार्ज नहीं आएंगे, लेकिन वो टेस्ट होगा हमारी ऐप पर। तो आप ऐप वैसे भी डाउनलोड कर लीजिए, भले आप कोर्स नहीं ले रहे हैं लेकिन ऐप डाउनलोड होना चाहिए आपका, ताकि हम आपका टेस्ट ले सकें।